So hello guys, I welcome you all to my channel. I am Simran Vats and I am currently pursuing MBBS from GMC Amritsar. So I just cracked my NEET in 2022 and I am here bringing you the complete NCERT sessions, NCERT reading sessions of biology. Each and every line, हर एक line आपको याद हो जाएगी and I will try to revise and make more notes and all. So please stay tuned with the channel. This is my first video. We are starting from here and I wish you all the best for your NEET. So hello guys, we are going to do this chapter now. हम sexual reproduction in flowering plants से start कर रहे हैं. So without wasting time, we will start. सबसे पहले हम लोग फ्लावर हम जानते हैं फ्लावर क्या होता है. एक एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स. जो भी प्लांट्स फ्लावर करते हैं मतलब फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं. आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख लो. ओवरी होती है एक हमारे पास, एक ओवरी है. ये देखो सेपल्स हैं, ये हमारे फिलामेंट्स हैं. देखो एक हमारा फ्लावर होगा, ये आपने माइंड में पहले से ही रखना है. फ्लावर में दो चीज़ें होंगी, एक हमारा फीमेल पार्ट होता है, एक हमारा मेल पार्ट होता है. मेल पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, एंड फीमेल पार्ट को गाइनोशियम. ओके, सो ये सारी पार्ट आपको याद रखना है कि फीमेल जो है हमारी गाइनोशियम होती है, मेल हमारा एंड्रोशियम होता है. इसको मेल गेमीटोफाइट, फीमेल गेमीटोफाइट. और यहाँ मेल में देखो स्टेमन आता है. ठीक है, मेल में क्या आता है, स्टेमन, एंड फीमेल में आती है हमारी कार्पल. ओके, एंड स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा फिलामेंट और एक होता है हमारा एंथर. कार्पल में हम आगे पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक पढ़ेंगे और बहुत सारे ओव्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना. ओव्यूल ओवरी में होता है, ओवरी, ओव्यूल्स, एम्ब्रियो सैक्स एंड बहुत सारे सेल्स, वो आगे पढ़ेंगे. सो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता लग गया. सी दिस एंथर, ये हमारा इस पार्ट को एंथर बोलते हैं, इस पार्ट को हमारे फिलामेंट बोलते हैं. सो एंथर, फिलामेंट, ये दोनों स्टेमन बनाते हैं. एंड ये हमारा देखो ओवरी, ये हमारा स्टाइल है. ये देखो ये हमारा स्टाइल, ये सारे जो है ना फिलामेंट, ये स्टाइल, ये तो फिलामेंट है, ये हमारा मेल पार्ट हो गया. ये हमारा बीच में जो आता है ना फीमेल कार्पल जो है, ये स्टाइल होता है. देखो आपको दिख रहा है ये स्टाइल, एंड ऊपर हमारा स्टिग्मा. आई होप यू गाइज नो दिस. स्टिग्मा पे हमारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं. आई रियली होप आपको ऐसा पता हो. आगे देखते हैं. बिल्कुल अब आपको रिवाइज करना है मेरे पीछे और एक एक चीज़ अब आपको पता होनी चाहिए. सो बेसिकली फ्लावर्स किससे ग्रो करते हैं, फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम फ्लोरल प्राइमोर्डियम. प्राइमोर्डियम का मतलब होता है अर्ली स्टेज डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग. ठीक है, अर्ली जो एक स्ट्रक्चर जो सबसे पहले बनता है ना, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स, सो उसे हम कहते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डियम. सो यू शुड सी दिस कि फ्लोरल प्राइमोर्डियम से हमारा फ्लावर बनता है. मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ये सब आप आगे पढ़ोगे. अभी हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. देखो स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन्स. देखो स्टेमन क्या होता है, हमारा मेल पार्ट होता है. स्टेमन के पास दो चीज़ें होती है, फिलामेंट एंड एंथर. वही लिखा है, आपको एक एक चीज़ याद रखनी है कि फिलामेंट के लिए क्या यूज़ किया, लॉन्ग और स्लेंडर फिलामेंट स्टॉक, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक फिलामेंट, एंड हमारा बायलोड स्ट्रक्चर एंथर, बायलोड स्ट्रक्चर एंथर. ओके, प्रॉक्सिमल एंड, ये लाइन बहुत आती है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट जो है ना, ये वाला एंड ऑफ फिलामेंट दैट इज अटैच टू द थैलेमस या पेटल ऑफ फ्लावर. ठीक है, फ्लावर के बेस पे थैलेमस होता है या फिर पेटल ऑफ फ्लावर पे इसका प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट अटैच होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन होता है ना, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन. स्टेमन यार तुम हिबिस्कस के ले लो, हो सकता है तुम्हारे लॉन्ग एंड लाइक लॉन्ग स्टेमन्स हो, एंथर फिलामेंट, और कोई और प्लांट के ले लो छोटे हो और लाइक बहुत सारे नंबर में हो, तो नंबर और लेंथ कैन वेराई फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. ओके, यही ये सब माइंड में रखनी है. ये लाइनें मेरे पीछे रिवाइज एंड रिपीट करो. नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. एंथर के बारे में अब हम देखेंगे क्या होता है एंथर. एंथर एक एंजियोस्पर्म में बायलोब होता है. व्हाट डू वी मीन बाय लोब्स, सो सी, दो लोब्स होते हैं हमारे एंथर के. ये देखो दो लोब, हमारे एंथर के दो लोब होते हैं. एंड इट इज डायथीकस. व्हाट डू वी मीन बाय थीका, थीका होती है हमारी कैविटी ऑफ द एंथर लोब. एंथर लोब के बीच में जो कैविटी होती है ना, उसको हम कहते हैं थीका. सो इसीलिए हमारा एंथर जो है दैट इज बायलोब एंड दे आर डायथीकस. मतलब देखो ये आपको एक कैविटी दिख रही है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज थीका. सो इट इज डायथीकस एंड इट इज बायलोब्ड. बायलोब नेचर ऑफ एंथर बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट होता है. ट्रांसफर सेक्शन में वो छोड़ो. अब देखो ये 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है. ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, 4 साइड होते हैं स्ट्रक्चर के. हर एक लोब में एक एक थीका होता है, कैविटी होती है, और उसमें 2 पोलन सैक्स होते हैं हर कॉर्नर में. आ रही है समझ में, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सैक, स्पोरोजीनस टिश्यू, ये सब एक दूसरे से बनते हैं और लास्ट में पोलन ग्रेन बनाएंगे. सो
फोर साइडेड स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल होता है, एंड इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, चारों साइड में माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, ठीक है। सो 4 हमारे, ये देखो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब, समझ आ गई, 2 हैं हर लोब में। माइक्रोस्पोरेंजिया देखो आगे किस में डेवलप हो जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, आगे पोलन सैक में डेवलप होते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं वो, पोलन सैक विल डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। अभी देखो माइक्रोस्पोरेंजिया थे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया था ना, ये देखो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो किस में, पोलन सैक्स में कन्वर्ट हो गया, पोलन सैक से पोलन ग्रेन्स बन गए। यू हैव टू रिवाइज दिस, यू हैव टू लर्न दिस विद मी। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का, आप स्ट्रक्चर, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम था ना उसका स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम। अब ये स्ट्रक्चर मैं आपको इससे दिखाती हूँ, ये देखो, ये हमारा, ये दिख रहा है आपको, ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। सो बेसिकली एंथर के ट्रांसफर सेक्शन में सबसे पहले आउटर वॉल देखो किससे बना हुआ है, लर्न विद मी। आउटर वॉल जो है हमारे एंथर का, दैट इज एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस से बना है। उसके अंदर का वॉल किससे बना है, एंडोथीशियम से बना है, एंडोथीशियम। उसके बाद हमारे जो है कुछ मिडिल लेयर्स आते हैं, ये मिडिल लेयर्स हैं, एंड उसके बाद हमारा आएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल आते हैं। और उसके बाद हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगा, आपको पता है माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, एंड माइक्रोस्पोर्स मीन्स pollen grains, they germinate into pollen grains. So microspores, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है यहाँ पे, दैट इज द नेम टैपेटम। टैपेटम सेल्स जो है ना, ये दिख रहे हैं आपको टैपेटम सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाहर। टैपेटम सेल्स का मेन फंक्शन जो होता है ना, दैट इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। सो टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हमें क्या क्या चीज़ें इस पैराग्राफ में लर्न रखनी है। 4 वॉल, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक कॉर्नर का माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 वॉल से बना है, एपिडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, टैपेटम। 3 वॉल जो है ना, आउट ऑफ द 3 वॉल्स जो बाहर के हैं, वो प्रोटेक्शन का फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं टू रिलीज द पोलन। हमारा जब एंथर मैच्योर होता है ना, तो उसका डिहाइसेंस हो जाता है, पोलन ग्रेन उससे डिसोसिएट हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, जर्मिनेट करके वो फर्टिलाइजेशन वहाँ पे कॉज करते हैं। सेल्स ऑफ टैपेटम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है टैपेटम के बारे में, ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि टैपेटम जो है उसके सेल्स के पास डेंस साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है उनका, मल्टी न्यूक्लिएट, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, और दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके गाइज। सो यहीं पे लिखा है, देखो टैपेटम जो है ये प्रोवाइड नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन्स, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। लर्न हो गया सबको, बहुत ही अच्छे। अब देखो एंथर जो है, उसके पास जब एंथर यंग होता है ना, तो उसके पास होमोजीनस एक ना क्लस्टर ऑफ होमोजीनस सेल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। ये हमारे देखो, ये हमारे लोब थे, 2 लोब था, कनेक्टिव टिश्यू से ये कनेक्टेड था। यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे ना, अब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे एक सेल है, और उसको कहते हैं हम स्पोरोजीनस टिश्यू। आई होप यू गेट इट, एंड इसकी लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है कि एंथर डेवलप करता है ना स्पोरोजिनस टिश्यू में। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ना, जो अंदर है, वो मेयोटिक डिवीजन, याद रखना है, मेयोटिक, मेयोसिस होता है, ठीक है, मेयोसिस होता है स्पोरोजिनस टिश्यू में, मेयोसिस। सो मेयोसिस होता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू में मेयोसिस हुआ एंड हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। मतलब देखो मेयोसिस से हमें पता है ना 4 हैप्लॉइड सेल निकलते हैं, देखो माइटोसिस से हमारा 1 सेल से 2 निकलता है, बट मेयोसिस से हमारे 4 हैप्लॉइड सेल निकलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बना जब स्पोरोजिनस टिश्यू की मेयोसिस हुई। आई होप यू आर गेटिंग इट, इट्स ईजी, ओके। माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो पोलन ग्रेन बनाता है। अब देखो ईच सेल, देखो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, वो एक स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ना, ये देखो एक स्पोरोजिनस टिश्यू 4 पोलन ग्रेन बनाने की कैपेसिटी रखता है। ईच पोटेंशियल जो है, देखो ईच वन इज अ, हमारे देखो स्पोरोजिनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू एक माइक्रोस्पोर टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो, उसमें हर एक सेल जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, और उसकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, और वो माइक्रोस्पोर्स बनाता है एंड पोलन ग्रेन्स बना देता है, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड, दे आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड।
एज द एंथर मेच्योर और डिहाइड्रेट जब करता है तो माइक्रोस्पोर्स जो है पोलन ग्रेन्स बन गए। अब हमें पता चल गया वो कैसे बने, हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पोलन मदर सेल से हमारे माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया आया, स्पोरोजेनस टिश्यू आया, मेयोसिस हुई, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाया वो, उसके बाद फिर वो माइक्रोस्पोर बन गया, फिर पोलन ग्रेन बन गया। समझ आई? यू शुड रिपीट ऑल दिस। एंड देन देखो हमारे क्या कह रहा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, एंथर मेच्योर करता है, डिहाइड्रेट होता है तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट कर जाता है एक दूसरे से और डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। डिहाइसेंस ऑफ एंथर के बाद हमारा पोलन ग्रेन्स जो है वो प्लांट को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन जो है ये देखो, पोलन ग्रेन को और क्या कह सकते हैं, मेल गेमीटोफाइट। पोलन ग्रेन मेल गेमीटोफाइट, क्योंकि यही हेल्प करेगा हमारी फर्टिलाइजेशन में। अब देखो हिबिस्कस में आपने देखा होगा कि येलो येलो पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो उन्हीं को बोला येलो पाउडरी पोलन ग्रेन्स आर देयर। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हियर, ये आप पोलन ग्रेन देख रहे हो, ये इतने सारे पोलन ग्रेन्स। अब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। सो सबसे पहले आपको पोलन ग्रेन में क्या याद रखना है कि पोलन ग्रेन का साइज़ क्या होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। सो 25 से 50 माइक्रोमीटर पोलन ग्रेन का साइज़ होता है। एंड आगे देखो पोलन ग्रेन 2 लेयर में होते हैं, 2 लेयर होते हैं पोलन ग्रेन के। इसका आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर लेयर इज एक्साइन एंड दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। सो पोलन ग्रेन का आउटर लेयर इज एक्साइन दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, सो स्पोरोपोलिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये सारे sentences can come in question and you have to remember them. It can withstand high temperature and strong acids and alkali. कोई भी acid alkali temperature इसे नहीं मार सकता. No enzyme can degrade sporopollen and pollen grain का exine जो है उसमें कुछ important structures होते हैं that are called as germ pores. तो remember कि हमारे रिवाइज करो कि germ pore कहाँ present होते हैं, किस लेयर में, एक्साइन में। एक्साइन आउटर लेयर है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एल्काली एंड डिग्रेड, नो डिग्रेडेशन ऑफ स्पोरोपोलिन कैन अकर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि वो हमारे पोलन ग्रेन्स ना फॉसिल की तरह प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ स्पोरोपोलिन। एंड एक्साइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग एरा एंड पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस बना सकता है, ठीक है। इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन is called as intine. So inner wall of pollen grain is called as intine. It is thin and continuous, ठीक है। So thin होता है वो and continuous होता है लेयर, और किससे बना होता है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से। So guys intine किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बना है, ठीक है। और intine जो है वो continuous layer होता है, thin continuous layer and made up of cellulose and pectin, whereas the exine was discontinuous। क्यों? क्योंकि उसके पास germ pores थे। आगे देखो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखो आपको पोलन ग्रेन दिख रहा है, पोलन ग्रेन है ये। उसके बाद कुछ वैक्यूल्स बनने लगे, न्यूक्लियस है उसका, और न्यूक्लियस अब डिवाइड होकर ये देखो 2 सेल्स में डिवाइड हो गया ना न्यूक्लियस। ये देखो इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, ये तो हो गया हमारा। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू ऑल नो। पोलन ग्रेन जो है वो मेच्योर होता है ना, वो 2 सेल में मेच्योर कर जाता है, एक वेजिटेटिव सेल में और एक जनरेटिव सेल में, ठीक है। एक आपके पास वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल देखो, इसको देखना है आपने और पढ़ते जाना है। वेजिटेटिव सेल आपको दिख रहा है, वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। सो वेजिटेटिव सेल जो है वो हमारा बिगर होता है साइज में, अबंडेंट फूड रिजर्व होती है उसमें, और हमारा न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलरली शेप्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, यू हैव टू रिवाइज। जनरेटिव सेल जो है कंपैरेटिवली क्या है, वो स्मॉल होता है, वो फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, एज इट इज सेंटेंस आ जाता है क्वेश्चन में। सो जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है स्पिंडल शेप का होता है एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस। लर्न करो, जनरेटिव सेल स्मॉल, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, स्पिंडल शेप्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है, डेंस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन जो शेड होते हैं ना, स्टिग्मा पे गिरते हैं पोलन ग्रेन्स। 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल स्टेज पे गिरेगा। 2 सेल मतलब हमारा एक वेजिटेटिव सेल होगा, एक जनरेटिव सेल होगा। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में हमारा 2 सेल स्टेज, 60% एंजियोस्पर्म्स में हमारा 2 सेल स्टेज पे जो हमारा पोलन ग्रेन है वो शेड होता है। तो अब रिमेन कितने बचे, 40% एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेज पे गिरेगा। 3 सेल यानी कि हमारा जो जनरेटिव सेल है ना वो 2 और सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये 2 और सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो वेजिटेटिव सेल
और 2 हमारे जनरेटिव सेल का पार्ट, तो 3 सेल स्टेज में हमारे 40% एंजियोस्पर्म्स शेड होते हैं, ठीक है। देखो रिमेनिंग स्पीशीज में तो जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमीट्स बिफोर द पोलन ग्रेन्स आर शेड इन 3 सेल स्टेज। अब देखो पोलन ग्रेन जो है वो सेवरल एलर्जी कॉज कर सकते हैं, नॉट अ न्यू थिंग, यू ऑल नो कि ये ब्रोंकियल रिफ्लेक्शन कॉज कर सकते हैं, एजमा, ब्रोंकाइटिस, बहुत सारी चीज़ें कॉज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि 2 चीज़ें हैं, पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, ये एकदम एग्जांपल याद रखना है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पार्थीनियम एंड कैरेट ग्रास, हमारे ना वीट इंपोर्ट होता था बाहर से, वीट ना वेस्टर्न कंट्री से इंडिया में आता था, तो जब आ रहा था ना वो, तो वीट ग्रो हुआ फील्ड में, तो उसके साथ ना कुछ कंटेमिनेंट्स भी ग्रो हो गए एंड दे वर लाइक पार्थीनियम एंड कैरेट ग्रास, तो उसके साथ ही वो इंडिया आ गए। तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि पार्थीनियम और कैरेट ग्रास जो है वो इंडिया में कंटेमिनेंट की तरह आए थे, बट अब वो क्या कॉज कर रहे हैं, वो पोलन एलर्जी कॉज कर रहे हैं इंडिया में। पोलन के बारे में और क्या बातें कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ओके। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रीसेंट टाइम कि हम पोलन ग्रेन खाना हमने स्टार्ट कर दिया। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इट इज़ वेरी यूजुअल टू ईट पोलन ग्रेन्स। एंड देखो पोलन ग्रेन्स जो है ये सब याद रखना है, स्टेटमेंट में लिखा है कि टैबलेट्स एंड सिरप्स के फॉर्म में आते हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ हो रहे हैं। पोलन कंजम्पशन हैज़ बिन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेज। सो एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज जो है ये सब क्या कहते हैं, पोलन को खा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर। सो गाइज ये देखो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड एंड पोलन प्रोडक्ट्स। आगे देखो हम पोलन के बारे में और क्या जानेंगे कि पोलन ग्रेन्स जो है जैसे एक बार शेड होते हैं ना स्टिग्मा पे, वो वायबिलिटी लूज, जैसे हमें पता है कि स्पर्म्स जो है 48 आवर्स तक अलाइव रहते हैं फीमेल दोज बर्थ कैनाल्स में, कि फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ एक वायबल पीरियड होता है ना, वैसे ही पोलन की भी एक वायबिलिटी होती है कि जब तक इट कैन फर्टिलाइज द एग, तो ये भी वायबिलिटी लूज़ कर सकते हैं। तो कितना आपको क्या लगता है पोलन ग्रेन जो है वो कितने देर रिटेन कर सकता है वायबिलिटी? तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 एग्जांपल याद करनी है एनसीईआरटी में, ओनली 2। इन सम सीरियल्स लाइक राइस एंड वीट, देखो राइस और वीट में पोलन ग्रेन जो है वो इट कैन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में पोलन कैन लूज वायबिलिटी ऑफ द रिलीज। एंड आपको याद करना है कि इन फैमिलीज लाइक रोजेसी, ये आपको दिख रहा है, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी में हमारा जो पोलन ग्रेन है इट विल मेंटेन द वायबिलिटी फॉर मंथ्स तक ही खराब नहीं होगा। वेयर एज सीरियल्स लाइक सीरियल्स लाइक राइस एंड वीट में पोलन ग्रेन की वायबिलिटी 30 मिनट में खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीमन, जैसे हम सीमन स्टोर करते हैं वैसे ही पोलन ग्रेन्स कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड। एंड कैसे स्टोर करोगे ईयर्स तक? लिक्विड नाइट्रोजन में, वो भी -196 डिग्री सेल्सियस। सो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में यू कैन स्टोर पोलन ग्रेन्स। सो गाइज आई होप कि आपका एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं हुआ होगा, एंड आपको जो भी चीज़ें बताइए यू हैव टू रिवाइज and without further wasting time, I would like to end this video, and please stay tuned and just learn with me, okay? Thanks for watching. Please like, subscribe my channel अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप आगे भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।